अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद ख़ान और आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूं सीटेट जुलाई 2024 को सीरीज़ को लेकर। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़रूर मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सीटेट देने वाले तमाम तलबा और तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन क्लियर है? अभी आवाज़ आ रही है सभी को? जी सर, आ रही। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीटेट जुलाई 2024 सीरीज़ में CDP इस सब्जेक्ट के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। आप सभी को एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। लर्निंग की सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन जैल में से कौन सी? चलिए बताइए फास्ट। ऑप्शन नंबर ए। Learning is a change in behavior as a result of experience. B. Learning is a temporary change in behavior. C. Learning occurs only in formal educational setting. D. Learning is the result of maturation 1. Correct. Option number 1 is correct answer. Learning is a change in behavior as a result of experience. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। इन Paget's stages of cognitive development, which stage is characterized by the ability to think logically about the concrete events and understand the concept of conservation? बताइए, कंजर्वेशन कौन से स्टेज में होता है? ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को अच्छी तरीके से समझाया हुआ है पैजे का, आज भी हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ये पैजे के ऊपर 100% सवाल आता है। ठीक है, वीडियो देखने के बाद जब पेपर करके आएंगे तो आप हमें मैसेज करेंगे कि सर पैजे और वैगर्स्की के ऊपर सवाल आए थे। ठीक है, उसमें भी ख़ास तौर पर इन्हीं में से पूछता है कि कॉन्क्रीट में कौन कौन सी चीज़ें बच्चे को आती है, प्री ऑपरेशनल में कौन कौन सी आती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में कौन कौन सी एबिलिटीज़ बच्चे के अंदर परवान चढ़ती है। ये अच्छे से आपको याद करके एग्ज़ाम में जाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस a crucial role in the cognitive development of the children? बताइए, वाइगोट्स्की के मुताबिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कौन सा रोल इम्पोर्टेंट रहता है? ऑप्शन बी। बी। ऑप्शन बी। चलिए, आसान सवाल था ये। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सोशल इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज इज एन क्रूशियल रोल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Howard Gardner theory of multiple intelligence includes all of the following types of intelligence except। हावर्ड गार्डनर की थ्योरी आपने मल्टीपल इंटेलिजेंस की पढ़ी है। उन्होंने जो इंटेलिजेंस बताए हैं उनमें से जैल में से कौन सा नहीं है? ये सवाल ऑप्शन 4 जी। ये सवाल कहाँ देखने को, ये सवाल कहाँ देखे आपने, बोलिए? यूट्यूब पे डाले थे सर आपने जी, शॉर्ट्स में सवाल पूछे थे हमने। सही जवाब है साइकोमेट्रिक। ठीक है, तो ये सवाल हमें इस तरफ तवज्जो दिलाता है कि आपको हावर्ड गार्डनर की जो इंटेलिजेंस उन्होंने दिए हैं वो इंटेलिजेंस आपने पॉइंट वाइज याद करना है कि कौन से है और कौन से नहीं है। तभी आप इस बात का अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इस ऑप्शन में कौन सा इंटेलिजेंस हावर्ड गार्डनर ने पेश किया है और कौन सा नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। चाइल्ड सेंटर क्लासरूम के ऊपर या टीचर सेंटर क्लासरूम के बारे में हमेशा कोई ना कोई एक सवाल आते रहता है अल्टरनेट ईयर्स में। इस पर भी तवज्जो दीजिए, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के ऊपर, इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो चाइल्ड सेंटर क्लासरूम की है? बताइए। टीचर डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ होती है उसमें, एम्फेसाइज ऑन रोड लर्निंग होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग द स्टूडेंट्स होता है, या स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू ए फिक्स्ड करिकुलम? ऑप्शन डी। जी थर्ड। जी, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर है। एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अंदर। ठीक है, प्रोग्रेसिव स्कूल भी पूछा तो यही ऑप्शंस आपको टिक करना है। प्रोग्रेसिव स्कूल की अलामत भी हमने देखे थे कि प्रोग्रेसिव स्कूल कैसा होता है, वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है। ठीक है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है। इसी के बरक्स प्रोग्रेसिव स्कूल के ऊपर भी सवाल आ सकते हैं। एक तो चाइल्ड सेंटर पर सवाल आएगा या फिर प्रोग्रेसिव स्कूल के ऊपर सवाल आ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज इज मोस्ट इफेक्टिव इन एड्रेसिंग द डाइवर्स नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंक्लूसिव क्लासरूम? देखिए, याद किए, आ गया इंक्लूसिव क्लासरूम। बताइए,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज मोस्ट इफेक्टिव रहेगी डाइवर्स नीड ऑफ द स्टूडेंट्स इन। अब जब आपको मालूम है कि इंक्लूसिव क्लासरूम क्या है, उनकी नीड को ज़रूरत को पूरा करने के लिए कौन सा मोस्ट इफेक्टिव? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। 1 2 3 4 बताइए। 2 सर। ओके, सेकंड। फर्स्ट ऑप्शन है यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑल। ये हम दे सकते हैं कि यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि सभी को एक जैसे इंस्ट्रक्शन इंक्लूसिव क्लासरूम में नहीं दे सकते, ठीक है। इसलिए हम पेंसिल का इस्तेमाल करें। जो एब्सोल्युटली रॉन्ग है वहीं पर आप उसको कट आउट करें ताकि आपको सही आंसर फाइंड आउट करने में आसानी हो। जो एब्सोल्युटली रॉन्ग है वहीं रॉन्ग कर देना कि ये हो ही नहीं सकता आंसर। आप सी देखिए, आइसोलेटिंग द स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। आइसोलेटिंग का मतलब होता है कि जो स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स हैं आप उनको आइसोलेट करके रखेंगे, अलग ट्रीटमेंट देंगे, ये इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर नहीं चलेगा। प्रोवाइडिंग एडिशनल होमवर्क, ये भी नहीं चलेगा। तीनों भी एब्सोल्यूट रॉन्ग है, इसलिए बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एट द प्री कन्वेंशनल लेवल चिल्ड्रन मॉरल रीजनिंग्स प्राइमरी बेस्ड ऑन। अब यहाँ पर कोहलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं, तो वहाँ पर प्री कन्वेंशनल लेवल में बच्चा का जो प्राइमरी है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होती है? रीजनिंग यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल पर होती है, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लॉज पर होती है, या फिर प्राइमरी लेवल पर पनिशमेंट और रिवार्ड काम करते हैं, या फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन 4। ऑप्शन सी और 4। और कोई है ए बी सी डी में? चलिए, ये सवाल को याद रखने के लिए कुछ सवाल हमने आगे डाले हैं, जो सवाल के साथ साथ हमको उसको थ्योरी का जो पिरामिड है वो याद करना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर उसका पिरामिड, उसकी एक फ़ोटो जो कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी को पेश करती है वो आप देख सकते हैं। समझ लीजिए मुख्तसर में ताकि आपको ये थ्योरी याद हो जाए। कोहलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है तो 3 स्टेजेस में उन्होंने बताए हैं। यहाँ पर नज़र आप दौड़ा सकते हैं। एक है प्री कन्वेंशनल, ठीक है। प्री कन्वेंशनल जो स्टेज है मॉरल डेवलपमेंट की वो किस बुनियाद पर काम करती है? यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। दूसरी जो कन्वेंशनल स्टेज है वो है एक्सटर्नल एथिक्स पे आती है। एक्सटर्नल एथिक्स में कौन कौन आते हैं? ये 2 आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर और बॉडी एटीट्यूड। उसके बाद आता है पोस्ट कन्वेंशनल अडल्टहुड। वो किस बुनियाद पर काम करती हैं? पर्सनल इथिक्स पर काम कर सकती हैं, ठीक है। वो सोशल एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, उन्हें अच्छा लगे तो काम करेंगे और लोगों के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे, उसे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कन्वेंशनल जो स्टेज है वहाँ पर 2 चीज़ें रहेंगी, एक है लॉ एंड ऑर्डर, सोसाइटी की वो मॉरलिटी मानकर काम करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करेंगे, और गुड बॉय बैड बॉय एटीट्यूड उनके अंदर आएगा, ये कन्वेंशनल के अंदर। प्री कन्वेंशनल जो स्टेज है वहाँ पर 2 चीज़ें हैं। शुरुआत का जो बेस है वो अवॉइडिंग पनिशमेंट से बचने के लिए बच्चा मोरल को रिप्रेजेंट करता है, अखलाक का मुजाहरा करता है, और उसके बाद दूसरी जो स्टेज है प्री कन्वेंशनल में वो सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से करता है। ये चीज़ें आपको याद रखना है कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट के थ्योरी में, ओके। अगर आपको ज़रूरत हो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया? तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा आपका? इसमें ना इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखे थे हमने जी, तो उसमें ना एक्सचेंज का कुछ था कि एक क्वेश्चन था, क्लासरूम में एक बच्चा एक दिन टिफिन किसी फ्रेंड्स के साथ शेयर करता, नेक्स्ट डे वो बोलते कि अब तुम हमारे साथ आपका टिफिन शेयर करो जी। तो वो एक्सचेंज बोल के ऑप्शन दिया था और आंसर की में वो ऑप्शन राइट था, तो वो नहीं समझा कौन से स्टेज में आएगा। अच्छा, क्वेश्चन हमको डालिए व्हाट्सएप पर, इंशाल्लाह हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है जी सर, थैंक यू। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट? फॉर्मेटिव असेसमेंट की कौन सी एग्जाम्पल है यहाँ पर? एंड ऑफ द टर्म एग्जामिनेशन, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, डेली क्लास, क्विजेस एंड फीडबैक, और फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन। ऑप्शन नंबर सी। सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट दोनों चीज़ों को हमने वाज़ेह तौर पर
ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में देखें, ठीक है। साल भर जो मुसलसल जारी रहते हैं, डेली क्लास के ज़रिए, क्विज़ के ज़रिए, फीडबैक के ज़रिए, ठीक है, प्रोजेक्ट के ज़रिए, इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। आप इसको, इस बात को ध्यान में रखिए। सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एरिक्सन थ्योरी ऑफ psychosocial development emphasizes the importance of resolving the specific and conflicts at the different stages of life. What is the primary psychosocial conflict during the adolescence stage? जिस तरह moral development के लिए कोहलबर्ग का आपको हमने एक पिक्चर बताए, उस पे से आप कोहलबर्ग की पूरी थ्योरी याद रख सकते हैं। उसी तरह आपको यहाँ पर एरिक्सन की थ्योरी अगर आपने समझे नहीं है या याद नहीं रहा, उसको भी समझने के लिए आपको एक पिक्चर हम बता रहे हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे। ये कोहलबर्ग की स्टेजेस की थ्योरी है, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट की, सॉरी एरिक्सन की थ्योरी है ये, साइकोसोशल, ठीक है, नफ्सियाती समाजी ये तरक्की की नज़रिया है, जिसमें बच्चे की मैच्योरिटी समाजी तौर पे किस तरह होती है उसको स्टेजेस वाइज में उसको पेश किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर शुरुआत में जो है आप देख सकते हैं एडोलेसेंस के ऊपर सवाल पूछा हुआ है, ठीक है, कि साइकोसोशल में एडोलेसेंस किस बुनियाद पर होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है। यहाँ पर जो चीज़ें हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर भी देखी हैं, ये चीज़ एडोलेसेंस जो एज होती है वहाँ पर बच्चा आइडेंटिटी क्राइसिस और रोल कन्फ्यूजन के हल्के से गुज़रता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसलिए यहाँ पर उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? जी सर, लिए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। जी, जिसने नहीं लिए हैं तो वो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मांग ले, इंशाल्लाह दे दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ए टीचर नोटिसेस दैट ए स्टूडेंट फ्रिक्वेंटली डे ड्रीम्स एंड सीम्स अनइंटरेस्टेड इन द क्लास। एक बच्चा जो है वो फ्रिक्वेंटली डे ड्रीम्स करता है, दिन में ख्वाब देखता है और क्लास में अनइंटरेस्टेड है, अकॉर्डिंग टू मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। ये भी एक थ्योरी है, अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़े अब तक तो नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में और इस थ्योरी को पढ़ लीजिए। मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स, ज़रूरतों की बुनियाद को मास्लो ने स्टेजेस वाइज पेश किया है कि बच्चा उम्र के लिहाज से जिस तरह बढ़ते रहता है तो ज़रूरतों को उन्होंने स्टेजेस में बयान किया है। विच लेवल माइट बी द अनमेट फॉर दिस स्टूडेंट। तो अब ये जो स्टूडेंट की जो डे ड्रीम देखने का मामला है और वो अनइंटरेस्टेड है क्लासरूम में, तो वो किस लेवल से गुज़र रहा है, इसके लिए भी हमने आपको मास्लोस थ्योरी हायरार्की की जो थ्योरी है वो उसके लिए भी हमने एक छोटा सा पिक्चर है, उसके ज़रिए आप पेश कर इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप, उसका पूरा नाम था अब्राहम हारोल्ड मास्लो, ठीक है, 1908 से लेकर 1970 तक। was a psychologist who studied positive human qualities and lives for exemplary people. In 1955, Maslow created the hierarchy of human needs and expressed his theories in his book Motivation and Personality. ये उसकी बुक का नाम है Motivation and Personality, ठीक है। उन्होंने इंसानी की ज़रूरतों ह्यूमन नीड्स पर जो उसकी थ्योरी है उसको पेश किया इस बुक के अंदर, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, ठीक है। तो ये ज़रूरतों को जो है वो शुरुआत से पेश करते हैं उम्र के लिहाज से। ब्रीथिंग है, अब ये देखिए जो बेस में आपको जो नज़र आ रहा है, ये जो मरहला है वो साइकोलॉजिकल मरहला कहलाता है, ठीक है, जिसके अंदर ब्रीथिंग है, फूड है, वाटर है, सेक्स है, स्लीप है, होम्योस्टेसिस है और एक्सक्रीशन। जितनी भी बुनियादी ज़रूरतें हैं वो फिजियोलॉजिकल है, जिस्मानी ज़रूरतें हैं, उसके खाना पीना, ज़रूरतों को पूरा करना, एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है, ये सब फिजियोलॉजिकल ज़रूरतें हैं। उसके बाद है सेफ्टी। अब उसके बाद जो इंसानी जो ज़रूरत होती है वो सेफ्टी के बाद, जब इंसान अपने जिस्म की ज़रूरतों को पूरा कर लेता है तब वो सेफ्टी की फ़िक्र करता है,
ठीक है। सेफ्टी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? सेफ्टी के अंदर शामिल है सिक्योरिटी ऑफ द बॉडी, उसके बाद उसके रोज़गार की चीज़, रिसोर्सेज की सेफ्टी, मोरालिटी, फैमिली की सिक्योरिटी, हेल्थ की सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी। ये दूसरा मरहला है नीड का। उसके बाद जब ये उसकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाती है तब वो किसके बारे में सोचता है? ठीक है, वो सोचता है लव और बिलोंगिंग्स, अपने अहल वयाल के बारे में सोचता है, फ्रेंडशिप के बारे में सोचता है, फैमिली के बारे में सोचता है। ठीक है, उसके बाद है उससे बढ़कर बाद में स्टीम जो चीज़ें हैं, जैसे सेल्फ़ स्टीम है, कॉन्फिडेंस है, वो अपने आप पर पूरा एतमाद होता है, रिस्पेक्ट करता है दूसरों की, ये स्टीम लेवल में आती है। ठीक है, और उसके बाद जो है आखिर में उसको सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन होता है, जिसे हम सेल्फ़ रियलाइजेशन भी कहते हैं। फिर वो अपनी शख्सियत पर उसके शख्सियत के मुज़ाहरे करने शुरू करता है। ठीक है, शख्सियत के मुज़ाहरे में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? वो अपने अखलाक दिखाएगा, क्रिएटिविटी दिखाएगा, स्पॉन्टेनिटी दिखाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग दिखाएंगे, जितने भी फॉर्मल जो हम देखें, ठीक है, हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर हमने देखे हैं फॉर्मेटिव, वो तमाम चीज़ें वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर दिखाएगा। ये मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स है। ठीक है, तो कितने स्टेजेस है इसमें? 1 2 3 4 5 स्टेजेस हैं। बुनियादी तौर पर आप इसे किस तरीके से याद रखेंगे? एक जिस्म की ज़रूरतें हैं, उसके बाद जो जिस्म की ज़रूरतें होने के बाद इंसान सेफ्टी सोचता है, उसके बाद अपने अहल वयाल, और उसके बाद दोस्त अहबाब, उसके बाद वो सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन का मुज़ाहरा करता है। ओके, आगे बढ़ें। तो यहाँ पर सवाल था आपके लिए कि बच्चा क्या कर रहा है? डे ड्रीम देख रहा है फ्रिक्वेंटली, और क्लासरूम के अंदर वो इंटरेस्ट नहीं रखता है, तो किस लेवल पर है वो? ठीक है, तो उसका सही आंसर सी है, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आंसर दीजिए इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD एज प्रपोज बाय वोगोट्स्की? ऑप्शन ए है द रेंज ऑफ टास्क दैट ए चाइल्ड कैन कंप्लीट इंडिपेंडेंटली, बी है द डिफरेंस बिटवीन what a child can do without help and what they can do with help, सी है the stages a child goes through as they develop motor skills, डी है the child ability to perform tasks beyond their age group। बताइए, ये जो सीधे सीधे कहें तो ये ZPD की डेफिनेशन है जी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर है। हमने ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में बार बार याद दिलाए। अगर उर्दू में फिर से याद दिलाऊं तो समझ लीजिए ये दो चीज़ें हमने आपको बताए थे। ये है हकीकी बच्चे का पोटेंशियल, एक्चुअल लेवल, और ये है उसका मैक्सिमम पोटेंशियल। ठीक है, तो हकीकी पोटेंशियल से उसको मुमकिना हद तक उसके टारगेट गोल तक पहुंचाना ZPD कहलाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन, और ये दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है वो ZPD है, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का जो अमल है वो स्कैफोल्डिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, इन ब्लूम्स, ये D.Ed में और B.Ed में पढ़े हैं, ब्लूम टेक्सोनॉमी। इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी which of the following is the highest level of cognitive domain? हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? उसका ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी तो देखी ही नहीं आपने। ये उसका ऑप्शन डी है, क्रिएट। आगे है वो नीचे गया हो। तो हाईएस्ट डोमेन जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का वो क्रिएट है, क्रिएट करना, क्रिएटिविटी। ठीक है, अब वो कब पता चलेगा आपको? अंदाज़ा ब्लूम के ऊपर कोई भी सवाल आए तो कैसे याद रखेंगे? जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस पे आपको बताया, एरिक्सन का चार्ट आपको याद रखना है। ठीक है, कोलबर्ग का चार्ट याद रखना है। अगर आपने नहीं देखे हैं या
भूल गए हैं लिखना तो एक नोटबुक में लिख लीजिए कि आपको कौन कौन सा चार्ट देखना है। सवाल आ जाते हैं तो 4-5 नंबर आपके सिक्योर्ड हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं कि उसमें सवाल पूछेगा तो आपका आंसर 100% राइट ही आएगा। ठीक है, तो ब्लूम के ऊपर अगर सवाल पूछता है तो ब्लूम टेक्सोनॉमी एक न्यू है और एक करेक्टेड है। ठीक है, रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी भी है और एक ओल्ड टेक्सोनॉमी भी है। तो यहाँ पर जो आपको 2001 में जो रिवाइज की हुई टेक्सोनॉमी है ब्लूम की, वो आपको पेश की जा रही है। ठीक है, बस ओल्ड जो टेक्सोनॉमी थी ब्लूम की, उसी को यहाँ पर सिर्फ टर्मिनोलॉजी को चेंज किया हुआ है। दोनों भी कंपेरेटिवली भी हमने ऑफलाइन में और ऑनलाइन में देखे थे। ठीक है, दोनों भी पिरामिड आपको मिल जाएंगे किताब में। तो ये हाईएस्ट कॉग्निटिव उसकी डेवलपमेंट की स्टेज है। सबसे पहला जो शुरुआत होता है रिमेंबरिंग, नॉलेज ओल्ड में था, यहाँ पर रिमेंबरिंग है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, वहाँ पे कॉम्प्रहेंशन या कुछ और होगा। अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएशन और क्रिएटिविटी। ये क्रिएटिविटी हाईएस्ट ऑर्डर है कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, इसकी भी आप फ़ोटो ले लीजिए या फिर मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको दे दूँगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए सवाल का जवाब दीजिए आप। आसान है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी। चलिए, ऑप्शन थर्ड। ओके, इंक्लूसिव क्लासरूम से रिलेटेड है, इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड है। इंक्लूसिव के बारे में कोई भी सवाल आओ, इंशाल्लाह अपने पूरे स्टूडेंट्स का कोई भी जवाब गलत नहीं आएगा, क्योंकि अच्छे तरीके से आप समझ चुके हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन हो या फिर वो आपके NEP हो या RTE हो, ठीक है, या प्रोग्रेसिव स्कूल हो, ये तमाम सवाल आपके श्योर्ड हैं CDP के अंदर। मोर देन 25 आप क्रॉस कर सकते हैं अगर आप इन सवालों के जवाब सही दें। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या चीज़ है? इट इन्वॉल्व्स providing equal learning opportunities for all students regardless of their abilities। उनकी एबिलिटी के परे आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आपको लर्निंग के उन्हें देना है। याद रखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आपको और एक चीज़ याद रखना है कि बच्चा कैसा भी हो, किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी बच्चे के अंदर पाई जाती हो, नो स्पेशल ट्रीटमेंट। वो सबके साथ पढ़ेगा, सबके साथ बैठेगा। हो सकता है कि आप उसके लिए इंडिविजुअल फोकस अलग करें, लेकिन कोई स्पेशल ट्रीटमेंट के नाम पर कोई आप उसके अंदर बाइफर्केशन नहीं कर सकते। ठीक है, डिसेबिलिटी के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी ज़ाति धर्म का मानने वाला हो या फिर किसी भी तरीके से वो किसी भी डिसेबिलिटी में इन्वॉल्व हो, हर बच्चे को हर स्कूल में आम से बच्चों के साथ जो रेगुलर नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, उन डिसेबल बच्चों को भी नॉर्मल स्टूडेंट के साथ उसी क्लासरूम में अच्छे एजुकेशन के साथ पढ़ने का, लिखने का, बैठने का पूरा हक हासिल है। ये इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल प्रैक्टिसेस इज सपोर्टेड बाय लियो वाइगोट्स्की। वाइगोट्स्की के ऊपर सवाल है, बताइए कौन सी एजुकेशन प्रैक्टिस वाइगोट्स्की की थ्योरी को सपोर्ट करती है। चारों भी ऑप्शन आपके सामने हैं। encouraging students to learn the independently without any assistance, using punishment as a primary method। अब मुझे बताइए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ओके, नुज़रत मैडम है क्या? ऑप्शन सी। ओके, चलिए हम इस पे वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। ठीक है, जो एब्सोल्यूट रॉन्ग हमने ऑफलाइन में भी आज आपको बताए हैं कि कुछ सवाल जो एब्सोल्युटली रॉन्ग होते हैं, उन एब्सोल्युटली रॉन्ग को अगर आप कट कर देते हैं तो वो ख़ुद आपको सही आंसर की तरफ डायरेक्शन देते हैं, खुद ब खुद आप सही डायरेक्शन पे चले जाते हैं। ठीक है, तो सी इज़ करेक्ट आंसर है। वाइगोट्स्की के अंदर कोलैबोरेटिव लर्निंग है, डिस्कशन है, पीयर ग्रुप है, ये सब वाइगोट्स्की के नाम पे आपको मंसूब करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का। अकॉर्डिंग टू जेन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बताइए कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए कौन सा प्रोसेस एसेंशियल है, ज़रूरी है? ए सर। ऑप्शन पहले आंसर देने वाले कौन है? रुखसार है क्या? नुसरत, चलिए बहुत अच्छे।
फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बाकी लोग ने भी जवाब दिए हैं। करेक्ट आंसर है आपका असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए ये एसेंशियल प्रोसेस हैं। ओके, आप याद रखिए पेज के अंदर कौन सा एसेंशियल प्रोसेस है उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के अंदर, असिमिलेशन और अकोमोडेशन, ये दोनों भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के दिन इतना काफ़ी है। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। जो लोग आपके फ्रेंड्स हैं जो दूर दराज हैं या फिर अभी वो प्रिपेयर कर रहे हैं किसी D.ED की वजह से या B.ED के एग्ज़ाम की वजह से वो नहीं कर पाए, तो जो भी हमारे प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं उन तमाम तक आप शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.